बच्चा है। हमने पहली बार इसको अक्टूबर में देखा था, उसके बाद नवंबर दिसंबर में पूरा वर्कअप हुआ है। अभी ये बीमारी का नाम एप्लास्टिक एनीमिया है, जिसको हम बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, खून का प्रोडक्शन जो है बढ़ नहीं जाता है। तो खून में तीन चीज़ होती है, एक हीमोग्लोबिन लाल खून, एक WBC और एक प्लेटलेट। तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाती है तो खून की ज़रूरत पड़ती है, बच्चा वीक हो जाता है। प्लेटलेट कम हो जाती है तो ब्लीडिंग का खतरा रहता है, बार बार ब्लीडिंग हो जाती है, इसलिए प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। WBC काउंट कम होने की वजह से बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाती है और बार बार इन्फेक्शन आने का खतरा होता है। पिछले 2 महीने में बच्चे को कम से कम 20 बार से ज़्यादा जो है ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन चढ़ा चुके हैं और बच्चा 3 बार ICU जा चुका है इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि इम्यूनिटी पावर एकदम ज़ीरो होता है। अब पहले का वर्कअप हम लोगों ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ हमारे कोऑर्डिनेशन के थ्रू किया और बहुत सारे टेस्ट वहाँ पे, ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट वगैरह वहाँ पे कराए और बीच बीच में मैं उनसे बात कर रहा था, फिर बच्चे को भी यहाँ पे देखा। अब एप्लास्टिक एनीमिया में 2 टाइप होता है। अगर अब कोई सवाल पूछेगा ये बीमारी डेंजर है या ब्लड कैंसर डेंजर है, तो ये बीमारी ब्लड कैंसर से ज़्यादा डेंजर है, इसलिए कि ब्लड कैंसर में कीमोथेरेपी से भी इलाज हो जाता है और कीमोथेरेपी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, जैसे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, किडवाई है, जहाँ पे खर्चा बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये बीमारी के लिए सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं, दूसरा कोई क्योर नहीं है। और 3 महीने के अंदर 50% बच्चों की डेथ हो जाती है खुदा न खास्ता, अगर हम BMT नहीं करते। और 1 साल में ऑलमोस्ट 80% बच्चों की डेथ हो जाती है अगर हम BMT नहीं करते। तो इट्स काइंड ऑफ बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है हमारे लिए। लेकिन इमरजेंसी का मतलब आज मालूम हुआ कल BMT नहीं कर सकते, कुछ वर्कअप की ज़रूरत है और फिर दूसरी सब चीज़ों की ज़रूरत है। बट आदर्श बेगा जितना जल्दी कर सकते हैं उतना बेटर। तो इसमें 2 टाइप होता है, एक एक्वायर्ड और एक कंजेनिटल। अगर जेनेटिक वाला होता है तो इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी करना पड़ता है। एक टेस्ट होता है जो स्ट्रेस साइटोजेनेटिक्स जो इनका कराए थे वहाँ पे इंदिरा गांधी के थ्रू, उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक बच्चे 30 साल से कम उम्र में है तो जेनेटिक होने का भी खतरा रहता है। तो एक और टेस्ट कराना है जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने वो लैब को, बाहर की एक लैब को मैंने ईमेल किया है कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए। आई एम वेटिंग फॉर दैट रिप्लाई कि हम इतने सारे टेस्ट कराते हैं, अब ये बच्चे को फ्री में करो बोल के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे तक जो मालूम पड़ जाएगा तो वो एक टेस्ट भेज देंगे। अगर ये नेगेटिव भी आता है तो एक्वायर्ड का मतलब जेनेटिक बेसिस नहीं है, लेकिन एक्वायर्ड किस वजह से हुआ अल्लाह को ही मालूम है। कोई ना ये हैबिट रिलेटेड है, ना हमने कुछ किया उसकी वजह से हो गया, ना हमने कुछ नहीं कराया उसकी वजह से नहीं। इट इज़ कॉल्ड एज इडियोपैथिक, मतलब इसका बहुत हद तक वजह नहीं मालूम है। अब ये सिचुएशन में 2 ऑप्शंस होते हैं, एक BMT, एक इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर हम BMT कोशिश करके 3 महीने के अंदर करते हैं तो 80% बच्चे अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में क्या होता है, BMT के कुछ पार्ट ऑफ द मेडिसिन जो इंजेक्शन और गोली वगैरह होते हैं, कुछ गोलियां बच्चा ऑलरेडी खा रहा है, साइक्लोस्पोरिन वगैरह, जिसकी वजह से थोड़ा स्किन डार्कनिंग हो जाता है, हेयर सब ग्रोथ हो जाता है, थोड़े बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं उसके। उसमें 50% तक बच्चों को कंट्रोल हो सकती है बीमारी, बट कंप्लीट क्योर नहीं है। फ्यूचर में फिर से वो रिबाउंड आएगा, इसका खर्चा भी कई हद तक 8-10 लाख रुपए तक होता है। और उसके बाद उसमें सिर्फ 50% चांस है और 2 साल के लिए फिर दोबारा फिर से आएगा, फिर से BMT करना पड़ेगा, सक्सेस रेट और कम हो जाएगा। इसलिए वो ऑप्शन के बारे में मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ। अब BMT में 3 ऑप्शन होते हैं। अगर फैमिली में किसी का मैच हो गया 100%, जो कि हमने टेस्टिंग करा दी, वो भी किसी का मैच नहीं हुआ, उनके ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स किसी का मैच नहीं हुआ 100%, तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है मैच्ड अनरिलेटेड डोनर। तो हम रजिस्ट्री के थ्रू, इंडिया और फॉरेन की सारे रजिस्ट्री के थ्रू मैंने सर्च कराया, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमको मैच नहीं मिला। आज आप आने वाले थे, आज सुबह को मैंने रजिस्ट्री में फिर से मैच एक बार कराया। सर 15 दिन पहले कराए थे ना, 15 दिन में और एक 10 डोनर्स इंक्लूड हो गए, हमारा लक अच्छा रहा तो बोलते उसका भी रिप्लाई आ गया, कोई मैच डोनर हमको नहीं मिला उसमें। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हैप्लो का मतलब होता है हाफ मैच डोनर। तो फैमिली में जो हाफ मैच डोनर्स है उनसे ही हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे है भी सिचुएशन में। तो अब इसके लिए आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट क्या करना है, एक टेस्ट पेंडिंग है, जेनेटिक टेस्ट बच्चे का, जो मैंने आपको बताया कि मैं फंडिंग की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो आ जाएगा तो 10 दिन में हो जाएगा वो रिपोर्ट। वो ज़रूरी इसलिए है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कौन सी दवा यूज़ करना वो टेस्ट बताएगी। फॉर एग्जांपल एक्वायर्ड वाले में दवा अलग लगती है, जेनेटिक वाले में अलग लगती है।
इसको उसको कर देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, तो इसलिए वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो वो हो गया और हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहला टेस्ट जो करना है वो DSA, डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। DSA का मतलब ये होता है कि बच्चे के ऊपर एक ब्लड टेस्ट करेंगे, बच्चा बताएगा कि इनकी फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स और भाई बहन हैं, उसमें से कौन बेटर है उसके लिए। अब हमने एक टेस्टिंग किया जिसमें कोई 100% मैचिंग नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड हैप्लो मैच। बट DSA जिसके लिए नेगेटिव रहेगा उसको हम चूज़ करेंगे, पॉजिटिव वाले को नहीं चूज़ कर सकते। जिसको DSA पॉजिटिव दिखाएगा, फॉर एग्जांपल DSA पॉजिटिव टू फादर एंड सिस्टर, तो अगर हम वो डोनर लेंगे तो बच्चा ट्रांसप्लांट में रिजेक्ट कर देगा, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं, स्टेम सेल्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर नेगेटिव है तो उसको हम चूज़ करेंगे। समझ लीजिए नेगेटिव 2 लोगों का आया, एक फादर और एक भाई का नेगेटिव आया, तो हम दोनों को स्क्रीन करेंगे नॉर्मल टेस्ट करके, जैसे जनरल चेकअप, उनका ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल सब चीज़ें देख के कौन बेटर डोनर है। ऑलवेज यंग डोनर इज बेटर। अगर उनका एक बेटा है एग्जांपल 18 साल का और इनो 45 ईयर्स के ही, दोनों का DSA नेगेटिव आया, तो बेटर टू चूज द 18 ईयर ओल्ड रादर देन द 45, वेयर एंड टेयर ऑफ लाइफ, ये वो सब। तो जो DSA नेगेटिव है उसको हम चूज। ये DSA टेस्ट 2 दिन का है, सिर्फ 2 डेज में अपना रिपोर्ट आया था। एग्जाम्पल अब मैं मंडे को कराया तो मुझे वेडनेसडे को रिपोर्ट आया। इट्स नॉट लाइक 2 वीक्स एंड ऑल, 2 डेज। ये होने के बाद प्री BMT वर्कअप डोनर और रेसिपिएंट मतलब पेशेंट, ये 5 to 7 डेज में हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मतलब वायरसेस, फॉर एग्जांपल HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, वो कॉमन वायरसेस है। उसके अलावा CMV, EBV वगैरह वायरसेस, बच्चे के अंदर से हेल्थ स्टेटस, बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, जो हो गए उसको रिपीट नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक अल्ट्रासाउंड पेट का, एक इको, ऐसे सब फिटनेस, मतलब वो ट्रांसप्लांट में कितना हद तक फिट है। और उसी तरह डोनर, फॉर एग्जांपल इनके दूसरे बेटे का मैच हो गया और DSA नेगेटिव आ गया है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसका फिटनेस भी ज़रूरी है, उसका पूरा ब्लड टेस्ट, इको, अल्ट्रासाउंड वगैरह। लेट अस से ऑल दिस इज डन, देन द नेक्स्ट स्टेप इज डायरेक्टली टू प्रोसीड विद BMT। BMT में हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है उसमें। एक ऑप्शन होता है कि हम डोनर का स्टेम सेल्स पहले से कलेक्ट कर सकते हैं, तो 2 ऑप्शन होता है उसमें, एक बोन मैरो हार्वेस्ट होता है, एक पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल हार्वेस्ट होता है। दोनों क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। बोन मैरो हार्वेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को हम, डोनर को ऑपरेशन थिएटर में हम लेके जाते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, सुला देते हैं मुंह के बल, फिर पीछे जो है ये जो बोन मैरो की जगह है वहाँ पे नीडल डाल के वहाँ से 2-2 ml 5-5 ml बोल के, अब ये बच्चे का वेट 40 किलोज है बोले तो एग्जाम्पल, हमें तकरीबन 700 से 800 ml बोन मैरो वहाँ से निकालेंगे डोनर का। वो निकालेंगे तो ऑब्वियसली जो भी डोनर रहेगा उसको 1 या 2 बार ब्लड खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन डिस्चार्ज हो जाएगा वो एनेस्थीसिया से बाहर आने के बाद। ये ओरिजिनल बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऐसे ही होता था डायरेक्ट। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब हम बोन मैरो हार्वेस्ट यूज करते हैं तो रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और डोनर के लिए इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर, क्योंकि आप 2 या 3 घंटा ऑपरेशन थिएटर में 700-800 ml अगर ब्लड वहाँ से निकालना है, और एक जगह से हम 5 ml निकाल सकते हैं बोल बोले तो हम कितने बार मतलब नीडल पोजीशन चेंज करेंगे। ऑब्वियसली उसके बाद 2-3 दिन तक पेन वगैरह रह सकता है, 2-3 डेज, इट्स नॉट लाइक हमेशा के लिए प्रॉब्लम होगा। बट उसका एडवांटेज ये है कि बोन मैरो हार्वेस्ट से फ्यूचर में साइड इफेक्ट होने का चांस कम होता है। वो मैं बोन मैरो हार्वेस्ट चूज करूँगा या मैं पेरिफेरल ब्लड हार्वेस्ट चूज करूंगा, ये मैं DSA रिपोर्ट आने के बाद डिसाइड करूंगा, और इसका जेनेटिक रिपोर्ट बच्चे का आने के बाद। दूसरा जो पेरिफेरल ब्लड हार्वेस्ट होता है वो बहुत सिंपल है। आप लोग में से बहुत लोगों ने किसी ना किसी के लिए प्लेटलेट्स डोनेट किया होगा डेंगू के टाइम पे, नॉट नॉर्मल ब्लड डोनेशन। उसमें हम क्या करते हैं, एक डेली ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शन देंगे सबक्यू, जैसे यहाँ पे डेली, मतलब हॉस्पिटल आना, रफीक ब्रदर दे देंगे, घर चले आना, एडमिशन कुछ नहीं। मंडे से शुरू करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर आप फ्राइडे के दिन सुबह में आएंगे, आपका हाथ देखूंगा मैं, वेन अच्छे हैं इनके, खाली यहाँ पे एक नॉर्मल कैनुला डाल देंगे एक बड़ा सा, फिर वो एक मशीन जो स्टेम सेल हार्वेस्ट की मशीन रहती है जैसे प्लेटलेट वाली मशीन, ब्लड इसमें से मशीन में जाएगा, स्टेम सेल्स कलेक्ट हो जाएगा, बाकी ब्लड इनकी बॉडी में वापस चल जाएगा। बैठ के मतलब वार्ड में टीवी आप देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। वो स्टेम सेल्स कलेक्ट होने के बाद हम उसमें मेजर करते हैं कि कितने स्टेम सेल्स आए, क्योंकि एक वॉल्यूम होता है, इतना वॉल्यूम चाहिए, इतना सेल डोज चाहिए बच्चे के लिए बोल के, तो ये करके हम लोग उसको फ्रीज करके पहले से रख सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है। इसमें एडवांटेज ये है कि एग्जाम्पल इनो डोनर है, मैं पेशेंट हूँ,
मैं बीएमटी यूनिट में जाने के बाद मुझे 8 से 10 दिन तक इंजेक्शंस लगेंगे। जब फिजिकली नहीं मेडिकली अंदर का उनका बोन मैरो जो काम नहीं कर रहा है उसको हम कंप्लीटली सुला देते हैं, नील हो जाता है। उसके बाद ये स्टेम सेल्स जो है बॉडी में डालते हैं ताकि वो बॉडी एक्सेप्ट करे। ठीक है, अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल आज मैंने मंडे शुरू किया, नेक्स्ट मंडे को मुझे स्टेम सेल्स करना था। खुदा ना खास्ता ये डोनर है सैटरडे या संडे को ये बीमार हो गए, इनको खुदा ना खास्ता टाइफाइड आ गया, डेंगू आ गया, ऐसा सब हो चुका है। खुदा ना खास्ता डोनर को हार्ट अटैक आ गया, खुदा ना खास्ता डोनर हॉस्पिटल आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया बोले तो डोनर का तो अलग प्रॉब्लम है। ये जो पेशेंट है उसके लिए भी डेड एंड, क्योंकि स्टार्टिंग से फिर शुरू हो नहीं सर, डेड एंड है, पेशेंट बाहर नहीं आएगा। फिर पेशेंट को हमको जब ये ट्रीटमेंट कर दिए तो ये स्टेम सेल्स डालना जरूरी है। डोनर डोनर के साथ तो इसीलिए हम पहले से लेके रख लेते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा रिस्क रहता है वो थोड़ा ये तो इसमें एडवांटेज क्या है, कॉस्ट थोड़ा बच जाता है। हमें पहले से स्टेम सेल्स लेको फ्रीजर में रखना है बोले तो हॉस्पिटल का उसका एक कॉस्ट रहेगा। नॉर्मल फ्रीजर तो नहीं रहता है ना स्टेम सेल फ्रीजर, लेकिन अब इतना बड़ा रिस्क लेके डोनर का नहीं लिए, बच्चे को हम ट्रांसप्लांट शुरू कर दिए। उसी दिन खुदा ना खास्ता डोनर को कुछ हो गया एक दिन पहले बोले तो फिर इट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये भी हम ठीक है, जब हम नजदीक पहुंचते हैं बीएमटी के तब मैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन आई विल टेक अ कॉल, कौन डोनर है। एग्जांपल है इनका और एक बेटा ही डोनर है बोले तो उसे अंदर रख लेंगे बीएमटी यूनिट में एज एन अटेंडर, सो दैट ही डजंट गो आउट, उन्हें बीमार नहीं हुआ, उन्हें आइसोलेट हो गया वगैरह वगैरह, तब हमें एक दिन पहले लेने का चांस ले सकते हैं। नहीं, डोनर इज गोइंग टू बी द फादर फॉर एग्जाम्पल, और उन्होंने भागीदारी कर रही बाहर करके बोले तो फिर शायद पहले लेके रखना बेहतर है। उस टाइम पे उन्हें क्या बीमार हो गए तो मुश्किल विल बी ऑन द सेफर साइड। तो ये जब बीएमटी में एडमिट करते हैं तो पहले हम 8 to 10 डेज तक मेडिसिन होता है, आईवी मेडिसिन होते हैं, और उसके बाद एक समझ लीजिए डे -10 बोलते हैं हम लोग, वहाँ से डे 0 होता है एक, जहाँ पे इस दिन हम जो है स्टेम सेल्स देते हैं। ओके, स्टेम सेल्स जो हम कलेक्ट करे थे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ दे देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट 2 weeks इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट। यहाँ से जो पहले था इसमें है साइड इफेक्ट्स, हेयर लॉस हो गया, नासिया, वॉमिटिंग, थोड़ा फीवर, ब्लड प्लेटलेट, ये सब चलता है। यहाँ से सबसे क्रिटिकल क्योंकि इस वक्त इनका WBC 0 रहेगा, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन भी प्रैक्टिकली 0 है, बॉडी में कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम पे हम ब्लड प्लेटलेट बाहर से चढ़ाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी ग्रैनुलोसाइट्स बाहर से चढ़ाते हैं। इस टाइम पे खुदा न खास्ता अगर कोई ब्लीडिंग होती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो जानलेवा हो सकता है, तो इसलिए उस वक्त बहुत प्रोटेक्ट करना होता है। हम सिंगल एक HEPA फिल्टर्ड BMT यूनिट पे हम रखते हैं बच्चे को, जहाँ पे मतलब बाहर की हवा तक नहीं आती, कोई जरासीम वहाँ पे नहीं आ सकते, सिर्फ पेशेंट के साथ उसकी मदर रहती है, जो 10 दिन पहले एक बार एंटर हो गए तो उन्हें बाहर नहीं निकल सकती। सॉरी टू यूज द वर्ड, इट्स लाइक अ जेल। सिर्फ नर्सेस आते हैं, वो लोग पूरा स्क्रब पहन के आते हैं, जैसा PPE किट था ना एक जमाने में, उतना खराब नहीं, स्क्रब सूट और मास्क और कैप। और उसके बाद मैं जब जाता हूँ राउंड्स करने के लिए तो मुझे खुद स्क्रब करके अंदर जाना होता है, देख के फिर मैं वापस आ जाता हूँ। उनके फादर भी अंदर नहीं जा सकते मिलने के लिए, यू कैन ओनली डू अ वीडियो कॉल, क्योंकि बाहर है, बाहर से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। तो इसलिए हम लोग नो विजिटर पॉलिसी, कोई भी दुनिया की कोई BMT यूनिट में कोई विजिटर नहीं होता, वीडियो कॉल में देख लेना। ये 2 weeks में ब्लड प्लेटलेट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फंगस का बहुत प्रॉब्लम होता है। खुदा ना खास्ता ये टाइम पे बच्चा क्रिटिकल होकर ICU जाने का खतरा होता है, अगर हार्ट, लीवर, किडनी के ऊपर कुछ भी असर हो गया इन्फेक्शन से। ये अगर हम लोग 2 weeks क्रॉस करते हैं तो एक दिन जो है ये ब्लड काउंट ऊपर आना शुरू हो जाता है, जो 0 था सेल्स 100, 100 से 200, 200 से 500। जिस दिन WBC काउंट 1000 रहता है, ये सारे प्रॉब्लम्स एक करके सेटल हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे को हम डिस्चार्ज कर देते हैं BMT यूनिट से। टोटल प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 डेज लगता है। इसके बाद हम एक टेस्ट करते हैं काइमेरिज्म, जिसमें पता चलता है कि अब जो सेल्स आए हैं उसकी बॉडी में वो किसके हैं। ऑब्वियसली जो डोनर करेंगे उसके ही सेल्स रहेंगे, उसके खुद सेल्स तो आने का सवाल ही नहीं उठता, उसके पास सेल्स ही नहीं थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बॉडी, इसमें 2 प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी क्या बोलती है, ये मेरे सेल्स नहीं है, बॉडी रिजेक्ट कर सकती है। वो रिजेक्शन नहीं होना बल्कि वी हैव टू गिव सम मेडिसिन, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, एंड देन समटाइम्स बॉडी विल माउंट अ रिएक्शन टुवर्ड्स दिस स्टेम सेल्स, ये मेरे नहीं है सेल्स बोल के बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो वो सब नहीं होना बोल के नेक्स्ट 6 months to 1 year तक बच्चा क्लोज फॉलो अप करेगा। ऑलमोस्ट एवरी वीक मुझे बच्चे को क्लिनिकली चेक करना है, ब्लड टेस्ट चेक करना है, इन्फेक्शन है नहीं है वायरसेस का, व्हाट इज हैपनिंग टू द GVHD।
ये होने के बाद तकरीबन 1 साल के बाद यूजुअली ये पीरियड में बार बार एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, वायरस हो गया, ये हो गया तो एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ड्यूरिंग दिस टाइम सपोर्टिव केयर का कोई हॉस्पिटल, कोई दुनिया में आपको पैकेज नहीं देंगे, क्योंकि सपोर्टिव केयर पोस्ट BMT कैन रेंज फ्रॉम वेरी लिटिल टू नोबडी नोज। तो हम क्या स्ट्रैटेजी करते हैं, तो जितना तक हो सकता है पोस्ट BMT में क्या भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें हमारे प्रीवियस पेशेंट का देखो, अभी एक दुबई से एक पेशेंट आया, तुम्हें लास्ट टाइम आए थे ना, तब उन्होंने कल नहीं परसों फ्लाइट लेकर चले गए उन्होंने। अब उन्हें दुबई हेल्थ अथॉरिटी वाले बोल रहे हैं आज तक कोई सा अभी BMT पेशेंट 45 डेज के अंदर हम वापस आए, हमें दुनिया के कोई से सेंटर से आया नहीं करते। वो बच्चा आराम से फिर लेकर, वो भी ल्यूकीमिया पेशेंट हमें ट्रांसप्लांट करके भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना। तो कॉम्प्लिकेशन हुआ तो नॉट ओनली इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट बट कॉस्ट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। हमें बहुत हद तक कोशिश करती, बट दैट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ नहीं बोल सकते। 1 ईयर के बाद यूर चाइल्ड इज ऑफ ऑल मेडिसिन और इंशाल्लाह उसको फ्यूचर में फिर ब्लड प्लेटलेट की जरूरत नहीं पड़ती और फिर दोबारा ये बीमारी का खतरा नहीं रहता। तो दैट इज द होल प्लान। तो अब इफ यू आस्क मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज बाय मंडे इफ आई गेट द मेल रिप्लाई, ये जेनेटिक टेस्ट कराएंगे। अगर वो फ्री में हो जाता है, अगर कोई मिनिमम कॉस्ट होता है लाइक 5-10,000 रुपीज बोले तो वो फंडिंग करा के करा देंगे। ओरिजिनल 30-40,000 रुपीज होता है। एवरी अमाउंट इज इम्पोर्टेंट। आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू। 30-40 जहाँ पे अपना 5-10 में होगा तो अपना कितने पैसे बचती में कोशिश कर रहा हूँ। ये होने के बाद नेक्स्ट वी कैन डू द DSA टेस्ट। DSA टेस्ट होते ही उसके बाद वी कैन डू द प्री BMT वर्कअप। तो इफ यू आस्क मी टाइम कितना जल्दी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बोले तो अगर हम जेनेटिक टेस्ट भेजेंगे मुझे 8 से 10 दिन में रिपोर्ट मिलेगी। DSA 2 दिन, प्री BMT वर्कअप 7 डेज, सो 10 दिन में हमारा पूरा रेडी हो जाएगा एक्सक्लूडिंग द फंड्स मेडिकली, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे स्टेम सेल्स पहले कलेक्ट करना है बोले तो इट विल टेक 5 डेज। मैं डोनर का स्टेम सेल्स कलेक्ट करके फिर पेशेंट को मैं एडमिट करूंगा। और अगर मैं डिसाइड करूंगा कि नहीं वो भी पैसा बचा सकते हैं, डोनर का भाई है बच्चे का जो मतलब हेल्दी है, कुछ होने का चांस कम है, एक चांस ले लेंगे बिकॉज वी कैन सेव सो मच मनी बोले तो 1 डे बिफोर ओनली विल डू दैट, देन आई कैन स्टार्ट इन 10 डेज। सो 10 to 15 डेज। आज 26 तारीख जनवरी के 10 तारीख के आसपास BMT में एडमिट कर सकती हूँ।